दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज लॉन्चर पर। देश के पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ बीबीसी को एक इंटरव्यू देते हुए बुरी तरीके से फंस गए हैं। पत्रकार ने उनसे ऐसे सवाल पूछ लिए हैं कि चंद्रचूड़ जवाब दे नहीं पा रहे थे, वो घबराते हुए नजर आ रहे थे, वो डरे हुए नजर आ रहे थे। इस पर विस्तारित चर्चा करेंगे कि आखिर किन सवालों की बौछार बीबीसी के इंटरव्यू में लगाई गई, जिसके आगे चारों खाने चंद्रचूड़ साहब चित होते हुए नजर आए। कंट्रोल रूम गेस्ट को जोड़ लीजिए। हमारे साथ आज बलराज सर जुड़ गए हैं। स्वागत है सर। चित्रांश सर आपका भी स्वागत है। नमस्कार। अब गोदी मीडिया की तरह सवाल तो नहीं पूछा गया जस्टिस चंद्रचूड़ से, पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ से ऐसे ऐसे सवाल पूछे गए, सवालों की बौछार लगाई गई कि वो परेशान नजर आ रहे हैं, घबरा गए हैं। आपने वो इंटरव्यू देखा है सर? हाँ जी, मैंने वो पढ़ा है इंटरव्यू। और उसमें दो जो सवाल है मेन, जो मुझे लगा चंद्रचूड़ पूरी तरह फेल हुए हैं और चंद्रचूड़ ने एक तरह से झूठ बोली है। वो क्या है, नंबर एक तो या उस सवालों को गुमराह करने की कोशिश की है आंसर के जरिए। तो ये अल्टीमेटली शो करता है कि किस लेवल के चीफ जस्टिस इस देश में रहे हैं और किस तरह का आदमी चीफ जस्टिस हो सकता है। रिटायरमेंट के बाद भी वो किस तरह की सच्चाई बोलने से डरता है या उसको झूठ को छुपाने के लिए, उसको सच बनाने के लिए इंटरव्यू देता है। नंबर एक, जब उनसे पूछा गया भाई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में ये जजेज वगैरह सभी लोग क्यों नहीं लगते, कुछ लोगों का कब्जा क्यों है, एक तरह से मैं उसका भाव बता रहा हूं। तो उन्होंने क्लियरली कहा, उन्होंने उसका आंसर घुमाने की कोशिश की कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में जो नीचे की सबऑर्डिनेट जुडिशरी जिसको कहते हैं, कि उसमें सब लोग अप्लाई कर सकते हैं, एग्जाम होते हैं, इंटरव्यू होते हैं, नौकरी लगते हैं। प्रश्न पूछा था कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के लिए, जो इस देश का भाग्य निर्माण करते हैं, जो इस देश के संविधान की रक्षा की जिम्मेदारी जिनके ऊपर है, जिनके ऊपर इस देश के संविधान, देश में संवैधानिक मूल्यों के हिसाब से, डेमोक्रेटिक मूल्यों के हिसाब से ये देश काम करे, व्यवस्था बनी रहे, उसकी देखरेख करने की जरूरत है। ये गार्डियन नहीं है, मैं इनको कहूंगा चौकीदार हैं, ये अपने आप को गार्डियन वार्डियन नहीं। और ये राजाओं की अदालत नहीं है। चीफ जस्टिस राजा नहीं होता कि राजा के दरबार में कोई दुखी या परेशान आदमी जाएगा, उसको घंटा बजाना पड़ेगा, राजा की मर्जी आई तो उठ लिया, राजा की मर्जी आई तो नहीं उठा। आज भी कोई एप्लीकेशन दे के आएगा तभी आप काम करोगे। इस तरह की बातें पूरे देश के लिए जरूरी हैं। आप 140 करोड़ लोगों को मूर्ख बना रहे हैं झूठा आंसर दे के, गुमराह करके। आप अपराधी हैं, आप झूठे हैं पूरे देश के लिए। आपने तार तार किया, इससे लोगों का विश्वास और कम होता है, सुप्रीम कोर्ट पे कम होता है, चीफ जस्टिस का जो पोस्ट है, जो ऑफिस है, वो बदनाम होता है। दूसरा उन्होंने कहा, पूछा कि आप भी इसीलिए जज बन गए, भाई भतीजावाद की वजह से आपके फादर जज थे। फिर उन्होंने झूठ बोला, फिर उन्होंने गुमराह करने की कोशिश की कि मैं जब जज बना मेरे फादर रिटायर हो गए थे। कितने पॉलिटिकल लोग हैं, कितने बिजनेस घराने हैं जिनके बाप एमडी या उसे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसी कंपनी का बन के रिटायर हो जाते, अपने घर बैठते थे, फिर अपने बच्चे को बढ़ा देते थे। यहाँ क्या है, आप मेरी कमर को पे खुजली करो, मैं आपकी कमर पे खुजली करता हूं। उनके फादर ने जिन लोगों को जज बनाया, उन्होंने पैरवी करके इनको जज बनवा दिया। सरेआम भाई भतीजावाद में तो क्या है। और इस देश का बेड़ा गर्क करने में जुडिशरी ज्यादा जिम्मेदार है, खासतौर पर हाई कोर्ट और उससे भी ज्यादा सुप्रीम कोर्ट। इस देश में जज बनाने का काम डेमोक्रेटिक देश में दरअसल जनता करती है सैद्धांतिक तौर पे। और जनता के प्रतिनिधि पार्लियामेंट है, प्राइम मिनिस्टर जनता का प्रतिनिधि नहीं है। उस हिसाब से जन पार्लियामेंट तय करे और पार्लियामेंट कमेटी बनाए जजेज अपॉइंटमेंट के लिए, और वो लोग जरूरी नहीं जज हों, वो ईमानदार और अच्छे लोग हों, और प्रोसीजर हो उसमें पूरे देश के लोगों का उम्र का क्वालिफिकेशन तय की जाए और उसमें कोई भी आदमी अप्लाई करे और ट्रांसपेरेंट तरीके से लोग जज बने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। किसको क्या दिक्कत है। ये प्राइम मिनिस्टर होगा कमेटी में, चीफ जस्टिस होगा, ये एनजेएसी जो बनाई थी इन्होंने, एनजेएसी बनाने के लिए सरकार की बदनीयती थी, प्राइम मिनिस्टर की बदनीयती थी। वो भी उसी तरह से व्यवहार कर रहे थे जैसे मदारी अपना मन चाहा कोई शरीफ सा बंदर चाहिए जिसको नचा सके, ड्रामा दिखा सके। और 10 20 25 साल तक, जब तक ये रिटायर होके, जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव लोग हैं रिटायर होंगे, इन्होंने जो कुकर्म किए हैं इन पे कोई कार्रवाई ना कर सके, ऐसे जजों को पहले बिठा दो। या कोलिजियम क्यों लगाए जज, कोलिजियम होता कौन है, ये जज कौन होते हैं जजों को अपॉइंटमेंट करने के लिए।
ना सरकार कोई है, न ये जज कोई है। ये भी एक तरह से कब्जा है। अगर कोलिजियम भी था तो पूरे सुप्रीम कोर्ट के जजों को बिठा के मिलके फैसला करते क्या प्रोसीजर होना चाहिए जज बनने का। कितना समय है इनके पास, केस डिसाइड करने का समय नहीं, जज लगाने का समय चाहिए इनको। प्राइम मिनिस्टर के पास क्या क्या काम है, पार्लियामेंट में जवाब नहीं दे सकता, उसको जज लगाने के लिए चाहिए, वो चीफ बनना चाहता है। इसी तरह चीफ इलेक्शन कमीशनर में क्या करेगा अपोजिशन का लीडर, क्या करेगा प्राइम मिनिस्टर, क्या करेगा मंत्री। भाई किसी के बाप की जागीर है क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टों पे आदमी लगाना। पार्लियामेंट को डिसाइड करना चाहिए, पार्लियामेंट देश का प्रतिनिधित्व करती है, उसमें पार्टी नहीं, पूरी पार्लियामेंट डिसाइड करे, वो कमेटी बनाए और वो कमेटी प्रोसीजर बनाए, उस प्रोसीजर के तहत इस देश का कोई भी आदमी आके जज बने। अब तो यहां तक होगा, अभी अभी ताजा ताजा उदाहरण है, सुप्रीम हाई कोर्ट के लिए एक ऐसा जज रिकमेंड किया है जिसकी प्रैक्टिस नहीं है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जो होनी चाहिए जिस लेवल की, मगर इसलिए बना दिया क्योंकि 9-10 करोड़ रुपए उसके सालाना इनकम है। तो आप लोग पूंजीवादीकरण कर रहे हो जजों का। तो ये लोग क्या करेंगे, ये पूंजीवाद को संरक्षण देंगे, उन घरानों को संरक्षण देंगे जिनके वकील थे, जिनके आर्बिट्रेशन केस लड़ते रहे, करोड़पतियों के अरबपतियों के। आप एजेंट बना के बिठाना चाहते हो लोगों को जजों के रूप में, परमानेंट पूंजीपतियों के। मलिक सर, ये सवाल तो पूछा गया था चंद्रचूड़ साहब से कि क्या जुडिशियरी पर सरकार की प्रेशर है, दबाव है। उन्होंने तो सीधे से खारिज कर दिया, नहीं बिल्कुल नहीं, हम बहुत इंडिविजुअली काम करते थे और जुडिशियरी बिल्कुल इंडिविजुअली काम करती है। फिर क्यों नहीं काम कर पाए भाई आप इतने बड़े करप्शन को दबा के बैठ गए, आप इलेक्टोरल बॉन्ड को किसी ने रोका आपको? या तो आप काबिल नहीं थे, या आप दबाव में थे, या रिटायरमेंट के बाद आप भिखारी बनकर आपकी भिक्षा पात्र में कुछ डलवाना चाहते थे। और क्या है इसका सीधा सा मतलब, क्या मतलब निकालें बताइए ना। एक सिंपल लॉजिकल एक आम आदमी, इस देश का नागरिक क्या इसका मतलब निकालेगा। आपने ड्यूटी नहीं की एज ए चीफ जस्टिस, ये चीफ जस्टिस वाला पद भी इनके नाम से जज, जस्टिस शब्द हटाने की जरूरत है, संविधान संशोधन करके जज हो सकते हैं। और चीफ जस्टिस को कोई अलग पावर नहीं है, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन की होनी चाहिए। ये कोलिजियम बना के पहले 3 जजों का, 5 जजों का, और कोलिजियम में जो जज होते हैं इनके पास तो महत्वपूर्ण मुकदमे भी नहीं होने चाहिए। जो फ्यूचर में चीफ जस्टिस बनने वाला उसके पास कोई भी ऐसा केस नहीं होना चाहिए जिसमें पूरा देश इन्वॉल्व हो, जैसे चीफ इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट। अब वो केस किसके पास है? पहले खन्ना जी ने उसको रिक्यूज कर लिया, अपने आप को हटा लिया। अरे भी हटाने की जरूरत कहां थी उसमें? अगर आपको न्याय करना तो हटाने की क्या जरूरत है? चीफ जस्टिस उसमें पार्टी था, चीफ जस्टिस का कोई भी एक एजेंट, कोई भी रिप्रेजेंटेटिव उसमें हो सकता था उस कमेटी में शामिल, तो उनको रिक्यूज करने की कोई जरूरत नहीं थी। दूसरा, अगर कर भी लिया तो ये केस उनको इनके पास, सूर्यकांत जी के पास नहीं भेजना चाहिए था, क्योंकि वो भी चीफ जस्टिस बनने वाले हैं। सरकार टांग अड़ा देगी तो वो चीफ जस्टिस नहीं बन पाएंगे। तो ऐसे महत्वपूर्ण मुकदमे उन लोगों के पास नहीं भेजने चाहिए जो नियर फ्यूचर में इस सरकार के टेन्योर में चीफ जस्टिस बनने वाले हैं, जिनके अपॉइंटमेंट में सरकार का रोल होगा। तो उनको भी रिक्यूज करने लेना चाहिए था। वो बीमार हो गई, पिछली तारीख पे कहा था कि अगली तारीख पे फुल एंड फाइनल फैसला कर देंगे। अब 18 तारीख को रिटायर हो रहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार, 19 को तारीख रख दी है। क्या है भाई, फिर अपॉइंटमेंट हो जाएगी, फिर एक नया मुकदमा आएगा, फिर कोई अपने आप को रिक्यूज कर लेगा। क्या तमाशा है, क्या मजाक बना रहे हो? इसको मैं भी और मेजोरिटी एडवोकेट्स भी इसको कहते हैं जुडिशियल करप्शन। ये जुडिशियल करप्शन की हद है। ये केस एक केस नहीं है, ये केस 140 करोड़ केसों के बराबर एक केस है। 140 करोड़ लोग इससे प्रभावित होते हैं। ये देश की जनता के साथ मजाक है। पिछले साल से पड़ा हुआ मुकदमा आज तक आप डिसाइड नहीं कर पाए, क्या करें ऐसी सुप्रीम कोर्ट का? क्यों देश का बेड़ा गर्क कर रहे हो? आशीष सर आपके पास जाएंगे। सर आपने देखा इंटरव्यू? ढंग से देखा, इंटरव्यू को पूरा देखा है मैंने। देखिए 2-3 पॉइंट्स, बाकी तो बलराज सिंह मलिक साहब हैं, जुडिशरी को उनसे बेहतर नहीं कोई और समझा पाएगा। लेकिन 2-1 बातें, एक तो स्टीफन ने जो लिया, सीनियर जर्नलिस्ट हैं बीबीसी के, पहली बात कि भारत के पत्रकार, हम छोड़िए जुडिशरी की बात कर रहे हैं मलिक साहब, मैं थोड़ा पत्रकारिता तक बात कर लेता हूं। भारत के पत्रकारों को थोड़ा सा शर्म अगर हो तो आज आनी चाहिए। आधा घंटा 1 घंटा वो ब्लैक एंड व्हाइट करने के बजाय और बाकी ड्रामे करने के बजाय आधा 1 घंटा बैठ करके बंद कमरे में मंथन करना चाहिए, सोचना चाहिए। इंटरव्यू ऐसा होता है जहां पसीने छूट जाएं और वहां पे झूठ बोल, जितने बार झूठ बोले उतने बार उनका गला फंसा है। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया
मलिक साहब एग्जाम्पल दिया उन्होंने, क्या कि देखिए ऐसा नहीं है, जुडिशरी ने ऐसे फैसले दिए हैं जो सरकार के खिलाफ गए हैं, और किसका नाम लिया उनको गिराने के लिए था, इलेक्टोरल बॉन्ड। अब वहां पर भी बेसिकली बीबीसी के पत्रकार थे, अगर शायद थोड़ा बहुत हम लोगों के साथ थोड़ा होमवर्क किए होते तो वहां भी क्रॉस क्वेश्चन होता कि आपने असंवैधानिक बता दिया, लेकिन जब एसआईटी जांच की बात आई तब कहां आपका चला गया था जुडिशियल पावर। भाई आपने कह दिया कि ये चोर है, लेकिन चोर से चोरी का माल रिकवरी करने जब बात आई तो आपने कहा नहीं नहीं छोड़ो, रिकवरी मत करो। अरे पूरी जिंदगी उसने जितनी चोरी की रिकवरी भी होनी चाहिए, आपको रिकवरी का भी आदेश देना चाहिए था। चित्रांशु जी, बोल दिया जी हम्म, जी जी मैं जी। यहाँ इंटरवीन करना चाहूंगा क्योंकि फिर अदरवाइज मैं भूल जाऊंगा, मिस कर जाऊंगा पॉइंट। चंद्रचूड़ उस मस्जिद वाले मामले में, हम्म बाबरी मस्जिद डेमोलिशन केस में, वो रिलीजियस करप्शन का वो है जिम्मेदार। हम्म हम्म उन्होंने रिलीजियस करप्शन किया है, हम्म रिलीजन में और धर्म के अंदर घाल मेल करके उसको करप्ट किया है। सदियां नहीं भूलेंगे, इतिहास इसका साक्षी रहेगा। और ये रहेगा कि वो ऐसी पंचायत के मुखिया थे, ये कहा जाएगा कि जहां पे कोई, यहां कहते हैं हरियाणा में, बड़द बच्चा देना, जैसे गाय बच्चा देती है ना, कि कुछ जजों ने, कुछ लोगों ने, पंचायत ने फैसला दे दिया कि वो बच्चा तो था गाय का, उसको बता दिया ये बैल का बच्चा है, ये बैल ने बच्चा दिया रात को। तो उसी तरह से ये फैसला इन्होंने किया है। और अब वो जुडिशियल करप्शन के गवाह हैं कि उन्होंने जुडिशियल करप्शन किया है कि किसी को असंवैधानिक ठहरा के इलेक्टोरल बॉन्ड का दूध पानी का नहीं, पानी नहीं किया, और करप्ट लोगों को देश की छाती पे बैठने की पूरी छूट दी। वरना बिल्कुल ऐसे ऐसे करप्ट भ्रष्ट नेता अब तक तो इस्तीफा हो जाता, डेमोक्रेसी सही तरीके से होती थी। हिम्मत औकात नहीं होती प्राइम मिनिस्टर की कि वो इस्तीफा ना दे और घर ना जाके बैठे। इस देश की जनता को जुडिशरी ने नपुंसक बना दिया है। इस देश की जनता को जुडिशरी ने नपुंसक बना दिया। ये खुल के कहनी पड़ेगी बात, क्योंकि ये पूरे समाज में व्यापत है, वकीलों में व्यापत है। नहीं खुल के देश को और भी मैं बताता हूँ देश के एग्जाम्पल और एग्जाम्पल। देश, देश के राइट टू एक्सप्रेशन को कमजोर किया है। कहां इंडेक्स पहुंच गया, किसानों तक को दिल्ली में नहीं आने दिया, लगातार धारा 44, और इतना बड़ा कुंभ का मेला जहां करोड़ों लाखों लोग इकट्ठा हुए, जहां लोग मर गए, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं हुआ। वहां पे आप लोगों को निमंत्रण दे दे के जानबूझ के भीड़ इकट्ठा कर रहे हो, ढोंग में डाल रहे हो देश को। तो जुडिशरी जिम्मेदार है इसके लिए। नहीं जुडिशरी तो इतनी जिम्मेदार है। मैं एग्जाम्पल्स, अनिल मसीह का मैटर, ये सब चीजें, एक बार मैं तो कहता हूं कि चलिए बीबीसी इतना बड़ा बैनर है कि चले गए चंद्रचूड़ साहब वहां पर इंटरव्यू देने के लिए। एक इंटरव्यू मैं निवेदन करता हूं कि हमारे साथ भी हो जाता, इंटरव्यू एक हाँ, इंटरव्यू दे देना, फिर तो आनंद ही आनंद है, परमानंद की प्राप्ति हमें भी हो जाएगी। मैं भी इस प्लेटफार्म से हाँ निवेदन करना चाहता हूँ इस देश के सारे कॉन्स्टिट्यूशनल जुडिशरी के लोगों को, प्रेजेंट और पास्ट वाले भी जितने हैं, जो आफ्टर रिटायरमेंट पोस्टों पे कब्जा जमाए बैठे हैं, या जो बड़े बड़े केस आर्बिट्रेशन के करके लाखों करोड़ों रुपए कमाने में व्यस्त हैं, जिनको देश के लोगों के फंडामेंटल राइट से कोई मतलब नहीं, देश की जुडिशरी, देश की यंग जनरेशन, देश में लीगल स्टडी कैसे हो। मैं भी चाहता हूं कि कोई पॉडकास्ट मैं करना चाहता हूं, कोई भी जज जो अपने आप को संरक्षक बना रहे हैं देश के, या संवैधानिक एक्सपर्ट बना रहे हैं, और संवैधानिक एक्सपर्ट जो वकील भी हैं या देश के अटॉर्नी जनरल जो रहे हैं, मैं उनके साथ इंटरव्यू करना चाहूंगा कि आप लोग जिम्मेदार हैं इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने में, और संवैधानिक मूल्यों को और डेमोक्रेटिक मूल्यों को, और लोगों के जो अधिकार हैं, और देश का जो इंडेक्स गरीबी में, राइट टू एक्सप्रेशन में, ट्रांसपेरेंसी में गिर रहा है, ये सब लोग उसमें सामूहिक तौर पे जिम्मेदार है। ऐसा कोई भी आदमी जो कहे नहीं मैंने अच्छा काम किया है, अब मैं अप्रिशिएट करता हूं ऐसे लोगों को साथ पॉडकास्ट पे, इंटरव्यू पे मैं खुद क्वेश्चन करना चाहता हूं ऐसे लोगों से। कभी ऐसा मंच हो, मैं सबको निवेदन करना चाहता हूं इस देश के पूरी जुडिशरी को और जूरिस्ट को। नहीं बिल्कुल, मैं इस कार्यक्रम के बाद ही अदिति को लगाऊंगा कि जरा जो है मेल के जरिए और चिट्ठी के जरिए एक संपर्क साधना शुरू करें चंद्रचूड़ साहब से। और ऐसा अगर अवसर बनता है तो मलिक साहब भी वहां पर इनवाइट होंगे, मैं अभी से ही ऑफिशियली इनवाइट कर ले रहा हूं। अब समझिए आप, एक आध इंटरव्यू के एक पार्ट को समझते हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष नहीं बन सकते हम, सुप्रीम कोर्ट विपक्ष नहीं बन सकता, पार्लियामेंट नहीं बन सकता, हमने सरकार के ऐसे फैसले दिए जो सरकार के खिलाफ गए हैं।
पहला गिनाया इलेक्टोरल बॉन्ड, खुश। उसके बाद कुछ उनके पास एग्जाम्पल नहीं थे, लेकिन मैं बता देता हूं, अनिल मसीह का मामला था, फटकार खूब लगाई लेकिन पड़ताल कोई नहीं हुई। अनिल मसीह किसका कठपुतली था, उसकी डोर किसके हाथ में थी, कोई पड़ताल नहीं हुई। उसके बाद भारत की जुडिशरी में, सुप्रीम कोर्ट्स में महिलाओं की कितनी जो है सहभागिता है, कितनी महिलाएं हैं, इस पर उनका गला सूख गया। वहां पर दलित, आदिवासी, पिछड़े कितने हैं, गला सूख गया। हाँ, आ रहे हैं, आएंगे। जब आया कि पिता वाले मतलब आपका परिवारवाद जुडिशरी में, गला सूख गया। बताने लगे हमारे पिता के रिटायर होने के बाद, रिटायरमेंट से वंशवाद और रिटायरमेंट, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि रिटायरमेंट कोई हो जाए उसके बाद वंशवाद का ठप्पा नहीं लगेगा। बहुत सारे राजनेता हैं, जब वो रिटायरमेंट में आते हैं तब अपने बच्चे को उत्तराधिकारी बनाते हैं। बहुत सारे बिल्कुल। लोग हैं। आप रिटायर होने का मतलब क्या, रसूख तो आपके पिता का था। उस जुडिशरी में मलिक साहब ने कहा आपके पिता के बनाए हुए बहुत सारे जज तो थे, तो ऐसे आपके ही लिए हो रहा है। नाबिक। आप वो बताइए कि फ्रेशर कौन सा आया, वो बताइए, फ्रेशर जिसकी पहली जनरेशन आई हो, पहली मैं जनरेशन आई। एक बात बताना चाहता हूं पूरे देश को, हम्म, पूरे देश के एडवोकेट्स को भी। आज तक इस देश में एक भी आदमी जो इस देश के लोगों की पैरवी करता है प्योरली, जो सरकार की पैरवी नहीं करता अपने, या जिसने नहीं की अपनी जिंदगी में, या जिसने किसी पॉलिटिकल लोगों से मिल मिला के पैनल वैनलों पे नहीं आए जो लोग, हम्म, एक भी ऐसा आदमी आज तक जज नहीं बन पाया। जो सरकारी पैनलों पे आए हैं, सरकारी जुगाड़ से ही आज तक जो लोग जज बनते रहे हैं। मैं इस तरह से कहूंगा कि एक भी जनता का जज नहीं बना है। और चंद्रचूड़ को यह कहने की बजाय कि हम विपक्ष नहीं बन सकते, ये क्या बकवास बात कर रहा है चंद्रचूड़। ये नॉनसेंस, ये बचकानी बातें उनको ये कहने। अरे भाई, तुम्हें संविधान का पक्ष लेना है और कुछ लेना ही नहीं। तुम संविधान के साथ कहां खड़े हुए बताओ। सर बीच में संविधान, और भी था ना, चुनाव आयुक्तों की हाँ, नियुक्ति का फैसला, वहां भी लूपहोल छोड़ दिया गया कि जब तक ना सरकार कानून बना लेती है तब तक सीजीआई जो है वो पैनल में मौजूद रहेंगे। अब सीजीआई हट गए। ये उसी तरह काम किया। इलेक्टोरल बॉन्ड गलत है मगर उसकी जांच नहीं, तो इसीलिए ये सारा वो फैसला ही सरकार के पक्ष में था एक तरह से, कि जुडिशरी की इज्जत भी दिखा देंगे, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, और दूसरे कर दिया कि जब तक रहेगा जब तक सरकार वो नहीं चाहेगी। क्या नंगा नाच हुआ, उस फैसले का धराशायी किया और अपॉइंटमेंट कर दी, और तुम कुछ नहीं कर पाए। क्यों देश के साथ धोखा कर रहे हो आप? जज होके इस देश के साथ धोखा क्यों कर रहे हो आप लोग? क्या कॉमन सेंस है? कॉमन सिंपल है, सिंपल कॉमन अनपढ़ आदमी भी ये कॉमन सेंस समझता है कि ऐसे मामले में क्या फैसला करना चाहिए, कितनी तीव्र गति से फैसला करना चाहिए। देश कोमा में चला जा रहा है, इमरजेंसी सर्विस आप दे नहीं रहे देश को, तो ऐसे हॉस्पिटल, ऐसी जुडिशरी का क्या करना देश को? क्यों संवैधानिक संस्था को कमजोर किया जा रहा है? कौन लोग जिम्मेदार हैं? और लोगों को लगता है कि जजों का हम कुछ बिगाड़ नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते। अरे ये देश आवाज उठा सकता है। ये इम्पीचमेंट की जरूर है कि पार्लियामेंट से हटता है, पार्लियामेंट में आज तक ऐसा कोई काम नहीं हुआ, मगर देश के मनों से, देश के दिलों से अगर इम्पीचमेंट हो जाती है जिस संस्था की, तो क्या बचता है देश के अंदर? तो देश के इलेक्शन कमीशन पे और देश की जुडिशरी का एक तरह से इम्पीचमेंट हो गया है देश की जनता की तरफ से। जनता का जो विश्वास होना चाहिए वो विश्वास नहीं है, और ये विश्वास जमाए रखने की जिम्मेदारी इन संस्थाओं की है। इन संस्थाओं में जो लोग काम करते हैं उनकी जिम्मेदारी है। पब्लिक हैज द राइट टू रेज क्वेश्चन। यस जी, एक मुद्दे को लाना चाहूंगी कि जिस तरीके से इंटरव्यू में हमने देखा कि बार बार पत्रकार राहुल गांधी का नाम ले रहे थे, लेकिन वो हमारे जो चंद्रचूड़ साहब है वो राहुल गांधी का नाम लेने से बच रहे थे, और उन्होंने ये कहा कि हमने भी तो उनका साथ दिया। गुजरात सेशन कोर्ट ने उनके खिलाफ मुकदमा चलाया, उनको 2 साल की सजा हुई, हमने स्टे तो लगाया ना, तो हमने साथ तो दिया है। देखो, ये आंसर भी गलत था, ये बिल्कुल आंसर गलत है, बोलने जा रहा हूं। अगर ये बकवास ऐसे हमने उनका साथ दिया। भाषा देखो इसकी, इससे साबित होता है इनकम्पिटेंट आदमी। अगर शब्द ये हैं, मैं इसको मैंने उनका साथ दिया, कहूंगा कि आप सुने हैं आप लोग भी, अगर ऐसे शब्द हैं कि हमने साथ दिया,
तो फिर यहीं पर उन्होंने सारे अपने पूरे करियर पर जो भी है अब ऑफिशियली बट्टा लगा दिया है अपने पूरे Yes, करियर पर पूरी सारी। you are doing politics in Supreme Court. You are doing politics. You are playing game. हाँ, बिल्कुल साफ है। और जहां तक रही बात कि हमने राहत दी या साथ दिया, जो भी दिया, राहत दी साथ दिया, आपने कोई एहसान नहीं किया। आप अपने घर की पंचायत में नहीं बैठे हो, आप अपने घर की, आप जमींदार जागीरदार या सुल्तान नहीं हो, आप कॉन्स्टिट्यूशन के कस्टोडियन हो। आप संवैधानिक व्यवस्थाओं के हिसाब से लगा कि गलत हो रहा है तो आपने रोका। आप इसमें ये नहीं कह सकते हो कि नहीं हमने साथ दिया, एहसान चुकाए राहुल गांधी। इसका मतलब जो इस देश के, मैं एक एग्जाम्पल रखता हूं सर आपके सामने, फिर फाइनल आप पे फाइनल सवाल होगा। अभी देखिए गुजरात हाई कोर्ट, ये बहुत अच्छा आपने चर्चा किया आदित्य, हाई कोर्ट की स्थिति आप देख लीजिए। गुजरात हाई कोर्ट में एक केस गया इमरान प्रताप गढ़ी की तरफ से। इमरान प्रताप गढ़ी ने एक शायरी कही थी, मतलब उनका एक शेर था। दरअसल गुजरात में जामनगर में एक शादी में गए, वहां पर खूब फूलों की बारिश हुई। शादी थी वो अनाथ बच्चों का, जो सामूहिक विवाह अनाथों का और उनका था। बड़ी संख्या में 50 से ज्यादा जोड़ों की शादी थी। वहां गए इमरान प्रताप गढ़ी, वहां पर फूलों की बारिश हुई। वो विजुअल्स बहुत अच्छे थे, तो इमरान प्रताप गढ़ी का एक शेर उसके पीछे बैकग्राउंड में लग गया कि खून के प्यासे लोगों सुनो। मतलब अगर हमारे, उसका भाव था कि खून के प्यासे लोगों, अगर हमसे इतनी नफरत है, हमारी लाशें देखना चाहते हो तो हम तैयार हैं, हम कब्र में जाने को तैयार हैं, दफन होने को तैयार हैं, हजारों की संख्या में। उस पर एफआईआर होती है गुजरात में कि ये हिंसा फैलाने की कोशिश की है इमरान प्रताप गढ़ी ने। गुजरात हाई कोर्ट में जाते हैं कि केस कर दिया जाए एफआईआर, इसमें कहीं भी हिंसा की बात नहीं की गई है। हम तो गुहार लगा रहे हैं हाथ जोड़ करके, शेर है ये। गुजरात हाई कोर्ट कहती है नहीं, इसमें कोई राहत नहीं मिलेगी, गुजरात पुलिस कार्रवाई करे। सुप्रीम कोर्ट आते हैं, उनकी किस्मत अच्छी होती है इमरान प्रताप गढ़ी की कि उनका मामला अभय ओक की बेंच में जाता है। और जस्टिस अभय अशोक ने पता है क्या बोला? जो गुजरात पुलिस की तरफ से वकील साहब आए थे, वकील साहब को जस्टिस अभय अशोक ने बोला कि थोड़ा सा अपना दिमाग का तो इस्तेमाल कर लो, जरा पढ़ो इसको 3 बार, इस शेर को पढ़ो। ये शेर तो तुम्हारा मुकदमा है कि हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये शेर 3 बार पढ़ लोगे दिमाग से तो समझ में आ जाएगा, ये शेर तो अहिंसा की बात करता है कि अगर तुम हम पे जुल्म भी करोगे तो भी, अगर आपका जुल्म हम पर करने का मन है, आप जुल्म कर लो, लेकिन मुल्क को अमन चैन से रहने दो। ये भाव है इसका। अब ऐसा उनकी किस्मत अच्छी थी। तो इस देश के हाई कोर्ट्स कैसे चल रहे हैं? चंद्रचूड़ ने रिटायरमेंट के बाद अपनी बची खुची साख खत्म कर ली है। ईमानदारी से अगर ये बोल देते कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक हर जगह चालू है काम, तो ईमानदारी से बोल देते तो हो सकता है ये देश कहता है कि चलो चंद्रचूड़ ने रिटायरमेंट के बाद बोल दिया कि हाँ भाई, इस देश की हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की हालत ठीक नहीं है। हाँ जी मलिक साहब जी, अब आप। हाँ देखो, चंद्रचूड़ ने साबित कर दिया। पहले तो ये लोग सीबीआई को पिंजरे का तोता बताते थे, इन्होंने खुद गले में पट्टा डाल लिया कि हम भी पिंजरे के तोता थे, हम पिंजरे के तोते हैं। और ये और डिग्रेड कर दिया सुप्रीम कोर्ट को, जुडिशरी को। और बिल्कुल वो तो जस्टिस ओका, इस पूरी सुप्रीम कोर्ट में अगर किसी ने ट्रेल ब्लेजर कोई है जिसने एक नई पहल की है, देश के साथ खड़ा हुआ है, वो जस्टिस अभय एस ओका है। ऐसे विपरीत तूफान के अंदर इस देश में लोगों की जान, लोगों की लिबर्टी, लोगों के फंडामेंटल राइट को बचाने का जिसने दुस्साहस किया है, जिसने सही काम किया है, वो जस्टिस अभय ओका। उनका भरपूर साथ दिया जस्टिस भुइयां ने, और उनके मसी ने और गवई ने, ये कुछ लोग फिर सुर में सुर ताल मिलाई इन्होंने, जब जाके सुप्रीम कोर्ट की साख बची हुई है। वरना एक आदमी कह रहा है भाई तुम जुल्म करोगे, हम तो सरेंडर करने के लिए तैयार है, तुम हमें कब्र में पहुंचा दो, हम तो सरेंडर कर रहे हैं। ये तो एक तरह से आत्मसमर्पण है शांति के लिए, तुम्हारी गुंडागर्दी के सामने भी, और इस पे मुकदमा करा रहे हैं। क्या है गुजरात हाईकोर्ट? फिर ऐसी हाईकोर्ट क्या करे? देश को क्या मजाक बना रखे हैं लोगों ने? इतना मजाक देश में जुडिशरी का नहीं बना। इमरजेंसी का भी दौर आया था, कुछ लोग जिंदा थे, वो एक अच्छा दौर नहीं था, मगर ये तो बहुत लंबा, कितना लंबा इमरजेंसी का दौर। बोलने का इंडेक्स खत्म है, कोई थोड़ा बहुत बोलता उसको बोलने नहीं देना चाहते आप।
क्या करेंगे ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का? लोग तो वैसे डरे हुए हैं, कोई एक आध बोलता है तो उसको बहाना बना के इधर उधर तुम एफआईआर करते हो, जहां पे जिस की गवर्नमेंट है वहां मुकदमे लगा देते हो लोगों को, और लोग प्रताड़ित होते रहते हैं। इसका मतलब आप लोगों के फंडामेंटल राइट खत्म करने के लिए सहयोग दे रहे हो आप, सीधा सा मतलब ये है। और ऐसी जुडिशरी से निवेदन है कि आप लोगों से निवेदन है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करो, देश के लोगों के अधिकारों की सुरक्षा करो। अगर अधिकारों की सुरक्षा करने की हिम्मत नहीं है, अपनी नौकरी और पैसे कमा के अपने बच्चे पालना चाहते हो तो आप रिजाइन दे दो, आपको पेंशन मिलती रहेगी। देश का पीछा छोड़ो, मैं तो बार बार कह चुका हूं, ऐसे जजों की जरूरत नहीं है। लानत है ऐसी जुडिशरी पे जो देश के साथ नहीं खड़ी होती, जिसको भय है सरकार का या किसी सिस्टम का। ये देश के लिए जुडिशरी है, देश की जुडिशरी है, ये सरकार की जुडिशरी नहीं है, ये पार्लियामेंट की जुडिशरी नहीं है। चाहे ब्यूरोक्रेसी हुई है, ऐसे होगा जैसे राजा के राज में चमचा इकट्ठे हुए और माल लूटते रहे देश जनता का, कि भाड़ में जाए जनता का करना क्या, राजा खुश तो हमारा सब, हम मालो माल, इसलिए राजा को खुश रखो। तो सारा माहौल ऐसा हो गया कि सब सारी संस्थाएं, कॉन्स्टिट्यूशन संस्थाएं तोते का पिंजरा बना दिया या बन गई, जो दिखाई देता है। इससे क्या अंदाजा लगा रहा देश? और सारी पावर प्राइम मिनिस्टर रखेगा, फलाना रखेगा। मैं कह रहा हूं प्राइम मिनिस्टर का, इवन चीफ जस्टिस का, इवन अपोजिशन के लीडर का क्या काम है भाई? तुम तीनों और काम थोड़ा तुम्हारे पास करने के लिए? पार्लियामेंट कमेटी बनाए, कई देशों में ऐसा है, इवन अमेरिका में भी जज लगाते हैं, वो राष्ट्रपति नाम भी दे देता है, एक कमेटी होती है, उसके बावजूद वो अनुमोदन पार्लियामेंट में होता है। तो पार्लियामेंट में होना चाहिए, पार्लियामेंट का मतलब है देश अपॉइंटमेंट कर रहा है, तो पार्लियामेंट के जरिए होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट तरीका होना चाहिए। पता नहीं क्या हो रहा है इन लोगों को, पूरा देश को एक तरह से नपुंसक बनाने में। देश में करप्शन के मामले में, ट्रांसपेरेंसी के मामले में, राइट टू एक्सप्रेशन के मामले में बिल्कुल इंडेक्स नीचे गिरता जा रहा है। कह रहे हमने डेवलपमेंट करनी, डेवलपमेंट क्या करेंगे, खा करेंगे तुम्हारी सड़कों का, बकवास कर रहे हैं। जी सर, जी अब कार्यक्रम को यहीं पर खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अदिति जो अभी कहा मलिक साहब ने, मैं आखिर में जोड़ दूं कि जो संसद से अपॉइंटमेंट हो, बात कहा उन्होंने, बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इस पर आगे भी चर्चा होनी चाहिए। आप देखिए, अमेरिका की 18 खुफिया एजेंसियां, FBI, CIA, सबकी एक सारी एजेंसियां एक डायरेक्टर के अधीन काम करती हैं, जहां पर तुलसी गेबार्ड की नियुक्ति हुई है। तुलसी गेबार्ड की नियुक्ति हुई है। भारतीय मीडिया में खूब हेडलाइन में लिखा जा रहा है कि हिंदू को बना दिया है 18 खुफिया एजेंसियों का डायरेक्टर। ये गजब, मतलब मीडिया भी यहाँ पर हिंदू और मुसलमान ही बताने में लगा है। शर्म है आती है ऐसे पत्रकारों को, मीडिया कर्मियों पर। तुलसी गेबार्ड की नियुक्ति से पहले पिछले 10 दिन, मतलब ये नियुक्ति से पहले 10 दिन अलग अलग कमेटियों के सामने इंटरव्यू हुआ है। बहुत कठोर सवाल पूछे गए हैं तुलसी गेबार्ड से। यहां तक कि एक उसी इंटरव्यू में, ऐसे ही एक इंटरव्यू में तुलसी गेबार्ड को बोलना पड़ा कि मैं पुतिन की या मोदी की या किसी की भी देश के किसी नेता की, किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष की कठपुतली नहीं हूं। तुलसी गेबार्ड को इंटरव्यू में एक कमेटी के सामने बोलना पड़ा कि हमारे देश के एक नागरिक की हत्या की साजिश भारत ने रची। यहां पर हमारी मीडिया लिखती है हिंदू को बना दिया CIA और FBI का डायरेक्टर, 18 खुफिया एजेंसियों का। उस तुलसी गेबार्ड का इंटरव्यू हुआ है और फाइनल उसके बाद सीनेट ने मुहर लगाई। उसके बाद इतने लेवल की अलग अलग पार्लियामेंट्री कमेटीज ने इंटरव्यू किया, कठोर सवाल पूछे कि ये साबित हो जाए कि तुलसी गेबार्ड का झुकाव किसी के प्रति नहीं है, वो बायस नहीं होगी, निष्पक्ष रहेगी। इस बात की पुष्टि अलग अलग कमेटियों ने की और फिर मार्किंग करके कि जब ये साबित हुआ कि नहीं, ये तुलसी गेबार्ड, इसको अगर हम बनाते हैं डायरेक्टर तो किसी का पक्ष नहीं लेगी, तब जाकर के सीनेट ने मोहर लगाई। ऐसा नहीं था कि ट्रंप आए और ट्रंप ने तुलसी गेबार्ड को बोल दिया और वो बन गई अध्यक्ष। ये फर्क है। आपके देश में कहीं ऐसा है? आप मोदी जी ने बना दिया, मोदी जी ने जिसे चुनाव आयुक्त बना दिया, मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया, उसने तो मान दिया कि मेरे आका हैं, जो हुक्म मेरे आका। वहां पर कोई होता कि राजीव कुमार बनने से पहले, CEC बनने से पहले 5 अलग अलग कमेटियों के सामने, जहां विपक्ष के नेता हों, अलग सत्ताधारी दल के नेता हों, सांसद हों, सबके सामने पार्लियामेंट्री 4 कमेटियों के सामने पेशी हो,
वहां पर सवाल जवाब हो, वहां पर चुनावी प्रक्रिया के बारे में, उसकी समझ के बारे में पूछा जाए कि चुनावी प्रक्रिया के बारे में उसकी समझ कितनी है, उसको लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बारे में कितनी समझ है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कितनी समझ है। जब ये इंटरव्यू से निकल कर आएगा और वो कमेटियां ओके करेंगी, मार्किंग करेंगी और फिर संसद की नियुक्त करेगा सीईसी को, तो सीईसी नहीं निकलेगा बेईमान। उसको फिर आप उसको वफादारी मोदी से और शाह से नहीं निभानी होगी। ये फर्क है। इसलिए सर अभी मलिक की साहब ने स्थिति कहा में वो बड़ा महत्वपूर्ण है, इस विषय पर अलग से एक बार चर्चा भी करना चाहिए आपको। तो दोस्तों इस पूरे कार्यक्रम पर आपकी राय क्या है, आपकी टीका टिप्पणी कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा जरूर कीजिएगा और आजाद पत्रकारिता को इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिएगा। द न्यूज लॉन्चर के मंच पर अगर आप पहली मर्तबा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी आप सबसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया।